Assalamualaikum, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਨਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਮ ਤੇ ਬਹਾੜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ लॉन्ग ड्राइव पे नहीं नहीं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं, वो गिर जाते होते हैं, पीछे से उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग से बच के वो जंगल पे पैदल आ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो तादाद में ज्यादा होते हैं। वो इनके पीछे आ जाते हैं आने के गोली शुरू हो जाती है। शेराम काफी लोगों को, उनके बंदों को मार भी देता है, लेकिन वो पहाड़े को वहां से निकाल दे, लेकिन वो तादाद में ज्यादा होते हैं तो उनके चार फायर शेराम को लगते हैं और शेराम साहब की कहानी खत्म। हाले टोटली ही खत्म नहीं हुई, की पता बच जावे, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल लेके आ गए थे, क्योंकि उन्हें मैसेज कर देता हुंदा कि भाई मुझे बुला लो। फिर उधर से तीनों शेर, जरान, असफन और अरहाम गाड़ी में आते हैं। उनकी गाड़ी के साथ पहाड़े टकरा जाती है। वो पहाड़े से पूछते हैं वो किधर है शेराम। वो उधर जाते हैं तो शेराम आगे खून में लथपथ उसकी लाश जमीन पे पड़ी होती है। वो उधर सब बंदों को मार देते हैं, असफन गोली मार के मार देता है। उसके बाद वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं और वो अपने हॉस्पिटल के अंदर ही चले जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर रश बहुत ज्यादा सारे, क्योंकि सब लोग तो प्यार करते थे उससे, क्योंकि उन्होंने पूरे सबसे बड़ा अस्पताल बनाया था, प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छा था। तो हर लोग उसके आगे पीछे घूमे फिरे। बहाड़े तो स्टिल वहां पे खड़ी, तो फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर सब्तगीन कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ जो स्पेशलिस्ट क्रिटिशियन हालत को समझ सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर आउट ऑफ सिटी होते हैं और दूसरे डॉक्टर को शेराम ने निकाल दिया होता है। तो बहाड़े कहती है मैं उन डॉक्टर के साथ होती थी, मैं ऑपरेशन करती हूँ। अब देखते हैं पूरे ऑपरेशन कामयाब होता है या नहीं होता। वैसे लास्ट तक जहाँ हमने देखा था वहां तक तो डॉक्टर्स हार मान चुके थे, लेकिन बहाड़े ने नहीं मानी थी। वो कह रहे थे कि बस सर शेराम नहीं रहे, हमें इनकी दिल की धड़कनें तो यही बता रही हैं। और जो वो मशीन सी लगी होती है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे वो लाइनें से घूमती होती हैं, वो भी सीधी हो रही थी, बीम हो रही थी। देखते हैं इस एपिसोड में क्या बनता है। अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक ये न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने लास्ट वाले चैनल पे सपोर्ट किया, इसी तरह इस चैनल पे सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस एपिसोड को भी इंजॉय करेंगे और लास्ट तक जुड़िए रहेगा हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं न्यू एपिसोड बिना किसी देर के। जरान, अरहाम, असफंदियार खान पिछले 2 घंटों से ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। अरहाम खानजादा के कंधे से अभी तक खून रस रहा था। सफेद शर्ट खून में नहलाई थी, पेशानी अर्ज हाथों पर खून लगा हुआ था, गोली कंधे में प्योसर थी, इसलिए अरहाम खानजादा के चेहरे पर तकलीफ के असरात भी थे। मगर वो पिछले 2 घंटों से मुसलसल ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर लगा रहा था, लब्बों में सिगरेट दबाया हुआ था, जिसे वो कभी लब्बों में डुबाता कभी उंगलियों में जकड़ लेता। वो इसके कश भी ले नहीं पा रहा था, आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। शेराम खान की हालत एक पल के लिए नजरों से ओझल नहीं हो रही थी। शेराम खान इसे बहुत अजीज था, इसने भी तो इसे हमेशा बहुत इज्जत दी। बचपन से ही इसके एक हुक्म पर वो नजरें झुकाए हर इसकी बात के पीछे हट जाता था जिससे वो मना करता था। कभी किसी बात पर बहस तक नहीं की थी। सर अब ड्रेसिंग करवा लें, गोली आपके कंधे में प्योसत है, इसे कुछ देर और ना निकला तो इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर निदा जो इस वक्त ड्यूटी पर थी वो अरहाम की हालत देखते इसके पास आई। नहीं, जब तक मेरा शेराम ठीक नहीं हो जाता मैं गोली नहीं निकालूंगा, अरहाम सख्ती से कहते। दीवार से टेक लगाए, सिगरेट लब्बों में दबाई, जरान को देखने लगा जो पिछले 2 घंटों से दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था। आंखों से आंसुओं का झरना बहुत बह रहा था। इसने पहली मर्तबा जरान को रोते हुए देखा था। वो इतना भी रो सकता है इसे अंदाजा ना था। जरान का रोना इसका दिल चीर रहा था। अगर कभी इसने जरान या शराब में से किसी को खोया तो वो कैसे जी पाएगा। अरहाम को तो आज मालूम हुआ था जरान शराब में इसकी जान बसती है। मुसलसल बजते फोन पर अरहाम ने अपनी जींस की पॉकेट से फोन निकालकर कान से लगाया। दरीद खान का नंबर देखकर अरहाम परेशान हुआ था। अरबद और दरीद सवाद से बाहर थे। वो फोन क्यों कर रहे थे, इन्हें शराब के मुतालिक कुछ पता न चल गया हो। अरहाम के चेहरे पर इस्तराब छाया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अरहाम ने फोन कान से लगाए आहिस्तगी से कहा। अरहाम मेरे शहनाम को क्या हुआ है? दरीद खान की भारी आवाज पर अरहाम अपना निचला लब बुरी तरह काट गया था। इनकी आवाज में आंसुओं की आमेजिश वो महसूस कर चुका था। कुछ भी नहीं हुआ, आपको किसी ने जो भी कहा गलत कहा, वो बिल्कुल ठीक और फिट फाट है। अभी मुझसे और जरान से गप्पे लगा रहा था, मेडिकेशन के असर में सो रहा है।
वरना बात जरूर करवाता। अरहाम ने गहरे सांस लेते अपनी नम आंखें अपनी खून आलूद बाजू से रगड़ी थी। लफ्ज हलक में घुट रहे थे। झूठ मत बोलो हमसे। हमने टीवी पर देखा हमारा श्रीराम का हालत। इसे गोलियां लगी है। दरीद खान भारी गलोगेर लहजे में बरस पड़े थे। अरहाम अपने लब भेजकर खामोश हुआ था। समझ नहीं आ रहा था अब क्या कहे। इतना बता दो वो जिंदा है कि मर गया। दरीद खान की बात पर वो तड़प उठा था। नहीं पता बाबा, नहीं पता वो जिंदा है या फिर नहीं बोल सकता पापा अपने श्रीराम के लिए ये लफ्ज। अगर हम सबकी सांसें चल रही हैं तो फिर जिंदा ही होगा। अरहाम कहते फोन बंद कर चुका था। अरहाम ने गहरे सांस लेते फोन बंद करते फोन इसी लम्हे पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा था। श्रीराम के लिए लफ्ज मौत जैसे इसके पूरे वजूद को घायल कर गया था। अबीर फोन हाथ में पकड़े अपने कमरे में बैठी थी। स्क्रीन पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त दरबाना का नंबर देखकर चौंकी थी। वो इतनी रात को इसे क्यों फोन कर रही थी। वो हैरान हुई थी। अबीर ने इसका फोन उठाए कान से लगाया। अबीर, विरदाना की आवाज फोन पर गूंजी थी। बोलो विरदाना, इस वक्त फोन क्यों किया। अबीर, तुम्हारा लल्ला नहीं रहा, तुमने किसी को बताया नहीं। विरदाना की बात पर वो एक झटके से सोफे से उठी थी। क्या कह रही हो। अबीर की आवाज कांपी थी। टीवी पर देखा शराम खान गोलियां लगने से एक्सपायर हो चुका है। क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में तो हो। अबीर फोन पर चीखी थी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, अभी न्यूज में देखा गुलबहार हॉस्पिटल के मालिक शेराम खान गोलियां लगने की वजह से एक्सपायर हो चुका है। और शेराम खान को पाकिस्तान और बाहर के न्यूज चैनल पर दिखाया भी जा रहा है। वो गोलियों से जख्मी है और एक्सपायर हो चुका है। विरदाना की बात पर इसका पूरा वजूद आंधियों की जिद में आया था। नाजुक बदन हिचकोले बनने लगा था। कपकपाते हप्पों ने गिरफ्त मजबूत हुई थी। कपकपाते हाथों की गिरफ्त फोन पर मजबूत हुई थी। मेरे लाला को कुछ नहीं हो सकता, सुना तुमने। कुछ नहीं हो सकता इन्हें। सुना तुमने। वो हजियानी चीखी थी। अबीर, मैं सच कह रही हूँ। विरदाना की नम आवाज गूंजी थी। मेरी बात सुनो विरदाना खान। आज से मैं तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ती हूँ, अपने बचपन की दोस्ती तोड़ती हूँ। तुमने मेरे लाला के लिए मौत का लफ्ज कहा, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे लफ्जों ने मेरा दिल चीरा है। कैसे तुमने कह दिया मेरे लाला मर चुके हैं। वो नहीं मर सकते, वो नहीं मर सकते। सुना तुमने, वो नहीं मर सकते। तुम मगर हमारी बरसों की दोस्ती मर गई। वो रोते हुए हंसियानी चीखी थी। अबीर फोन बंद करते भागते हुए कमरे से निकलती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मोड़े वो सीढ़ियां उतरते हलक के बल चीखी थी। इसकी दर्दनाक चीख पुर लाउंज में मौजूद सब अपनी अपनी नशिस्तों से बदहवास हुए उठे थे। मोड़े दूसरे लम्हे वो सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे आई थी। अब ब्रिश पूर तेजी से इसकी तरफ बढ़े थे। अमीना खानम तो इसकी दर्दनाक चीख पर सटल वहीं पर रुक गई थी। इसका दिल रुक गया था जैसे। दिल तो पहले ही कांप रहा था, वो तो अपना फोन तक उठा नहीं रही थी। कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को ना मिले जिससे इनका दिल बंद ना हो जाए। अबीर अबरिश ने इसे नम आवाज में पुकारते से कंधों से पुकार कर उठाया। इसकी पेशानी पर गहरा जख्म आया था। अबीर अबरिश के हाथ झटकते स्नान खाने में लगी एलईडी की तरफ बढ़े। इसने कपकपाते हाथों से रिमोट से एलईडी ऑन करते न्यूज चैनल लगाया। अभी अभी खबर मिली है कि बहार गुल हॉस्पिटल के मालिक शेराम खान एक्सपायर हो चुके हैं। इन्हें शदीद जख्मी अस्पताल लाया गया था। इन्हें बेदर्दी से गोलियां मारी गई हैं। वो सरवाइव नहीं कर सके और जान बाहक हो गए। स्क्रीन पर शेराम खान को जब हॉस्पिटल लाया गया तो वो मनाजिर दिखाई जा रहे थे। अरहाम जरान असमंद यार खान भी दिखाई दे रहे थे जो रोते चीखते हुए लोगों को पीछे कर रहे थे। अब्रिशोन ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोक चुकी थी। रुजनिया खानम और अमीना खानम सकते के आलम में देख रही थी। ऐसा नहीं हो सकता मोरे, ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। लल्ला को कुछ नहीं हो सकता। अबीर ने कपकपाते लब्बों से बोलते चैनल चेंज किया। वो रोते हुए कपकपाते लब्बों से चैनल चेंज करते जा रही थी। हर चैनल पर यह ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये अबीर अपने कानों पर हाथ रखते चीखी थी। अगले लम्हे इसे जोरदार चक्कर आया था। इससे पहले वह जमीन बोस होती कि दो मजबूत हाथों ने इसे जल्दी से थामते अपनी बाहों में भरा। असफन यार खान इसके कपकपाते लब्बों ने जंबिश की थी। दूसरे लम्हे में उसकी नीली आंखों में देखते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। असफन यार खान की खून आलूद उंगलियां इसके आर्ज पर बहते मोतियों को नरमी से छू गई। वो इसके उंगलियों पर खून देखते इसी लम्हे होशो खर्च से बेगाना होते इसकी मजबूत बाहों में झूल गई थी। आप सब नाउम्मीद हो सकते हैं। जब तक ये मॉनिटरिंग मशीन रिस्पॉन्स कर रही है, आप लोग कैसे कह सकते हैं, एक डॉक्टर ऐसे कैसे कह सकते हैं। वो तो आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ता। बहारे मॉनिटरिंग मशीन की तरफ देखते चीखी थी। डॉक्टर मुआज डॉक्टर आयना ने मॉनिटरिंग मशीन की तरफ देखा जहां मशीन रिस्पॉन्स कर रही थी। शेराब खान की सिचुएशन बहुत खराब थी। मॉनिटरिंग मशीन पर लाइन बार बार सीधी हो रही थी। इन लोगों का यह पहला ऑपरेट था। डॉक्टर फैसल बहुत बड़े सर्जन थे जिन्हें वो असिस्ट करते रहते थे।
मगर अकेले इतने क्रिटिकल पेशेंट का ऑपरेट करना, वो भी शेराम खान का ऑपरेशन करना जिसके साथ इनकी दिली वाबस्तगी हो, इनके हाथ कांप रहे थे, वो नाउम्मीद हो रहे थे। वहां का हर डॉक्टर शेराम खान से बहुत मोहब्बत करता था। जब वो लोग वहां के मजबूर लोगों को देखते जो अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, जिनकी औरतें बर वक्त ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मर रही थी, जहां आज भी बच्चे औरतें घर पैदा करते थे, अपनी जान से हाथ धो रही थी, वहां शेराम खान ने हॉस्पिटल खोला। ना सिर्फ खोला, वहां के एक एक मरीज को वो सर आंखों पर बिठाता था। वो सब देखते थे। प्रेग्नेंट औरतों के मर्दों से वो खुद बात करता था। जब वो अपनी औरतों को हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाते थे, वो इनकी तलख कड़वी बातें हंसकर सुनता था। कितनी ही बार इस पर इन्हें मुकामी लोगों ने हमला भी करवाया, मगर जब इन पर मुसीबत आई, इनकी औरतों और बच्चों को शेराम खान की जरूरत पड़ी, इसने इन्हें सर आंखों पर बिठाए इनका इलाज करवाया था। इन्हें एक लम्हे के लिए छोड़ा नहीं था। किस तरह इन औरतों के पर्दे का ख्याल शेराम खान रखता था। इन डॉक्टरों को भारी तनख्वाहें भी वो खुद जाती तौर पर अदा करता था। वो तो अब जाकर इसे इस अस्पताल के लिए बाहर से फंड मिलने लगे थे। पहले पहले इसने इस अस्पताल पर अपना सब कुछ वार दिया था। पाकिस्तान और बाहर के ममालिक के लोग अब इस पर भरोसा करते थे, मगर वो हर डॉक्टर की तनख्वाह जाती तौर पर खुद अदा करता था। अस्पताल के लिए मिलने वाले फंड वो सिर्फ इस अस्पताल पर खर्च करता था। डॉक्टर मुआज ने डाउट डॉक्टर आईना ने कांपते हाथों से इसका ऑपरेट बमुश्किल ही कर रहे थे। आज शेराम खान जैसे मजबूत और इतने अच्छे इंसान को देखकर वो ऑपरेट कर नहीं पा रहे थे, मगर इन्हें शेराम खान जैसे इंसान को बचाना ही था, जिसके बगैर ये अस्पताल नहीं चल सकता था। खुदा ने इसे इतना बड़ा काम करने के लिए चुना था। वो यकीनन शेराम खान की हिफाजत भी करने वाला था, जिसकी अभी सबको जरूरत थी। वो कांपते हाथों से एक आखिरी बार कोशिश कर रहे थे। शेराम खान को वेंटिलेटर मास्क तो ऑपरेशन के दौरान ही लगा दिया गया था। वो मॉनिटरिंग मशीन की तरफ देखते हुए आहिस्तगी से अल्लाह अकबर पढ़ते हुए शेराम खान को बचाने की कोशिश करने लगे। बहारे की खौफजदा निगाहें मॉनिटरिंग मशीन पर जमी थी, जहां इसकी पल्सेस रुक रही थी। वो हर सेकंड बाद एक लम्हे के लिए भी रिस्पॉन्स देना बंद कर देती, तो बहारे खान की सांसें भी रुकने लगती थी। इश्क ये तेरा सब कुछ है मेरा, तेरी जुदाई सह ना पाऊंगी, छोड़ के मुझको तो जग गया तू, जी ना पाऊंगी मर जाऊंगी, चाहे तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। वो रोते सिसकते शराम खान के बेजान वजूद को देख रही थी। ऑपरेशन थिएटर में शराम खान को जिंदगी की तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बहारे खान के लब्बों पर आयत करीमा का विर्द जारी था। आज पहली बार वो खुदा से शराम खान की जिंदगी मार रही थी। वो एक माँ है, वो ये भी भूल चुकी थी बेराम किस हालत में वो जिंदा भी है या मर गया है। एक बार इसका ख्याल भी इसके दिल में नहीं आया था। इसे तो आज पता चला था वो शराम खान की दीवानी है, इसके इश्क में सर से पैर तक डूबी हुई है। मॉनिटरिंग मशीन की तरफ देखते डॉक्टर मुआज इसी लम्हे गहरा सांस लेते सजदा रेज हुए थे। इनकी जिंदगी का पहला ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। बहारे खान सिसकी लेती हुई पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी थी। अपनी जमीन पर पड़ी शाल उठाए वो खुद पर अच्छी तरह लिपटते अपने बाल तक छिपा चुकी थी। हाय, अब आया मजा, बच ही गया यार, कितना रुला के इस बंदे को जिंदा किया है। मैं तो खुद दुआएं मांग रहा था बच जाए। इसकी इज्जत का मुहाफिज, इसकी परवाह करने वाला वापिस आ चुका था, शेराम खान। इस सितमगढ़ की इज्जत की हिफाजत इसे जान से भी बढ़कर करनी थी। जिन पालों पर वो किसकी नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मरते दम तक इन पालों पर किसी की नजर नहीं पड़ने देनी थी। वो गहरे सांस लेते रोती जा रही थी। डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आयना, डॉक्टर महीन, नर्सिस रोते हुए श्रीराम खान को देख रहे थे। डॉक्टर सप्तगीन भी अब सजदे में झुक चुके थे। सबके चेहरों पर अब मुस्कुराहट थी। बहारे खान भी रोते रोते हंस पड़ी थी। हाय, बहारे ऑपरेशन थिएटर से निकलते अरहाम की तरफ बढ़ते इसके सीने से लगी शिद्दत से रो दी थी। अरहाम खान का कपकपाता मजबूत हाथ इसके सर पर आन ठहरा था। जरान सटल हुआ था, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। लल्ला, आपके मजबूत बाहों की जरूरत थी। शराम खान, आज मुझे नहीं संभाल सका लाला, आपके मजबूत बाहों की जरूरत। लाला बहारे अरहाम के सीने पर सर रखे रो रही थी। शेराम, शेराम कैसा है? अरहम के लब्बों से कपकपाते हुए निकला। बहारे अरहम खान के लब्बों की कपकपाहट देखकर रोते रोते हंस पड़ी थी। अपनी चलती धड़कनों से पूछे, लाला शेराम खान कैसा है? बहारे ने अरहम की आंखों में देखते भीगे लहजे में इस्तफार किया। अरहम खान ने उलझन बड़ी निगाहों से बहारे को देखा।
लाला लाखों लोगों की दुआएं शेराम खान के साथ थी। कैसे इसे कुछ हो सकता था? शेराम खान इस हॉस्पिटल में मौजूद हर शख्स के दिल में धड़कन की तरह रहता है। हम सबकी धड़कनें चल रही हैं तो कैसे इसकी धड़कनें बंद हो सकती हैं? बहारे रोते हुए बोली। जरान खान ये सुनते सीधा रेज हुआ था। अरहाम खान बहारे खान के सर पर हाथ जमाए से नरमी से खुद के साथ लगा गया। बहारे अरहम के सीने के साथ लगी शिद्दत से रो दी थी। अबीर की आंख खुली तो वो किसी के मजबूत पांव के हिसार में थी। वो इसे अपने साथ मजबूती से लिपटाए हुए था। अबीर ने गैब दिमागी से इसके चौड़े सीने को देखा जहां शर्ट पर खून लगा था। अबीर ने गहरी सांस लेते इसके चेहरे की तरफ देखा। वह आंखें मूंदे हुए था। इसकी गहरी होती सांसों से पता चल रहा था वो सो रहा है। वो सरवाइव नहीं कर सके और जान बहक हो गए। ये लफ्ज बातों पे गूंजते से एक बार फिर से पागल कर गए थे। लाला। वो अपना सर हाथों पे जकड़े हजियां चीखी। इसकी चीख पर असफंद हड़बड़ाता हुआ उठा था। अबीर अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते चीखें मार रही थी। असफंद यार खान इसकी चीखों पर बदहवास होता परेशान हुआ। तमाम न्यूज चैनल पर शेराम खान की मौत की खबर चलाई जा रही थी। इसीलिए वो हवेली आया था ताकि सबको संभाल सके। न्यूज चैनल पर शेराम खान के मरने की खबर सुनकर अबीर इसकी बाहों में होशो खो बैठी थी। इसी लम्हे से फोन पर पता चला था कि शेराम खान का ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। अमीना खानम रोजनिया खानम की हालत बहुत खराब थी, मगर शेराम खान के ऑपरेशन कामयाब होने का सुनकर अमीना खानम इसी लम्हे कपकपाते बदन के साथ अपने कमरे में शुक्राने के नफल अदा करनी चली गई थी। वो अबीर को अपनी बाहों में उठाए ऊपर अपने कमरे में ले आया था। इसके बेहोश वजूद को बाहों में भरते वो कब पुरस्कून नींद सोया इसे खबर ना हुई थी। अबीर को चीखते देखकर असफंद खान ने इसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। तुम इसे दूर झटकते बेड से उठती भागते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। असफंद खान तेजी से उठता इसकी तरफ बढ़ते इसे अपनी बाहों में भर गया। वह इस वक्त ब्लू कलर की गर्म लॉन्ग चुन्टों वाली फ्रॉक में मलबूस थी। बाल उलझे से ढीले जुड़े की सूरत में शोल्डर पर बिखरे थे। बालों से निकलती लटे इसके आर्स को छू रही थी। आंखें मतवर्णम और गुलाबी हो रही थी। यही हाल तीखी सी नाक का था। वो भी सुर्ख हो रही थी। सेब जैसे आर्स तो रहते थे हर वक्त सुर्ख थे। कंदन नशीब बोफराज तो पानी में भड़कते शोले के मुतरादिफ थे। इस वक्त वो गहरे सांस भरते असफंद खान का दिलो दिमाग बंद कर चुके थे। वो इसे गहरी इस्तेहाक भरी निगाहों से देखते बमुश्किल ही खुद पर काबू पा रहा था। छोड़ो मुझे असफंद खान, मुझे अपने लाला के पास जाना है। अबीर चीखते हुए इसके जख्मी बाजू पर अपनी उंगलियां गाड़ चुकी थी। असफंद खान अपने बाजू पर उठते दर्द पर दांत जमाए बर्दाश्त कर गया था। इसने खुद ही रुमाल जोर से बांधकर खून रोका था, मगर ड्रेसिंग नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से इसका पूरा बाजू दर्द से झंझना रहा था। छोड़े मुझे, अबीर इसके सार में मचलते हुए चीखी। अबीर मेरी बात सुनो। असफंद खान ने इसे दोनों कंधों से नरमी से जगड़ते नरमी से पुकारा। मुझे जाने दो, मुझे अपने लाला के पास जाना है। वो नहीं मर सकते, वो नहीं मर सकते। अबीर हंसियानी चीखते हुए असफंद खान के सीने पर मुक्के मार रही थी। वो संभल ही नहीं रही थी। अभी असफंद खान ने अब गुस्से से इसे दोनों बाजुओं से जकड़ते सख्ती से झंझोड़ा। मुझे जाने दो असफंद खान। अबीर इसकी गर्दन पर बेदर्दी से नाखून मारते रोते हुए चीखी। अबीर मेरी बात सुनो। असफंद खान ने इसे सख्ती से पुकारा। मुझे अपने लाला के पास जाना है, मुझे जाने दो। वो हलक के बल चीखी थी। वो इसका अब गिरेबान पकड़ते बुरी तरह रो रही थी। असपन अपना गिरेबान इसकी मुट्ठियों से छुड़वाते इसे बाजू से जकड़ते बेड पर धकेल गया था। वो ऊंधे मुंह जा गिरी थी। मुझे अपने लाला के पास जाना है, मैं आपकी जान ले लूंगी, वो चीखी थी। इससे पहले वो बेड से उठती असपन इसकी तरफ बढ़ते इस पर झुकते इसके नाजुक गुलाबी लब्बों को अपने लब्बों में प्योसत करते इसकी सांसों पर कब्जा जमा गया। वो इसके सार में बुरी तरह मचली थी। असफंद यार खान इसकी कलाइयों पर अपने आईनी हाथों की गिरफ्त मजबूत करते इसके लबों पर और भी शिद्दत से झुका था। अबीर की घुटी घुटी सिसकियां बरामद हुई थी। आसमान ने इसके लबों को आजाद करते इसकी कलाइयों को आजाद करते इसकी हिजल गड़े आंखों में देखा। वो इसके जख्मी निगाहों से देखते सिसकियां बढ़ रही थी। कितना गिराएंगे खुद को मेरी नजरों में आप? अबीर ने असफन की नीली आंखों में देखते करब बड़ी हिचकी ली थी। असफन इसके हाथ पर हाथ जमाए गहरी निगाहों से देख रहा था। मेरे लाला की मौत की खबर मिली है और आप मुझे यूं बेबस करके मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। अपनी हवस पूरी करने का यही टाइम मिला था आपको? अबीर असफंद खान की आंखों में देखते जहर खान लहजे में बोली। असफंद अब इसे सर्द स्पॉन्ड निगाहों से देखते जा रहा था। अबीर इसे दूर धकेलती बेड से उठी थी। ये ले कल ने अपनी जरूरत पूरी। अबीर अपनी पिछली जिप खोलते अपनी फ्रॉक कंधों से नीचे खिसका गई थी। अब वो इसके सामने आधी अधूरी फ्रॉक में खड़ी थी। फ्रॉक कंधों से नीचे खिसकती जमीन बोस होने को बेताब थी। वो गहरे सांस लेते से गुलाबी आंखों से देखते सिसक रही थी।
असमंद बेड पर बैठे से सर्द सुरख निगाहों से देख रहा था। चलिए शुरू कीजिए। असफंदियार खान अपनी जंगलीपन दिखाए, अपने फेवरेट मुकाम पर अपने दांत भी दर्दी से गाड़े। जो भी करना है जल्दी करें, मुझे अपने लाला के पास जाना है, जाने दे मुझे। अभी रोते हुए अब अपनी नाजगी पर नाजुक से पर्दे को भी उतार गई थी। असमंद मुठिया बेटे अपने स्पाक बेशरम पठानी को देख रहा था, जो वाकई में हवेली की औरत नहीं लगती थी। असमंद बेड से उठता, इसकी तरफ बढ़ते, इसकी कमर में हाथ डाले, इसे दीवार के साथ लगाए, इसकी गिराइयों पर झुकते अपने दांत काट गया। अबीर के लब्बों से चीख बरामद हुई। अच्छा मैं क्या नहीं करूंगा, उन्हें पहले दस दूंगा। वो भी ऐसा हरामी जुड़ गया जान नहीं। अबीर के लब्बों से चीख बरामद हुई थी। वो इसके लब्बों पर हाथ रखते, इसके फुराके एक झटके से उतारते नीचे फेंक चुका था। अबीर इसके हसार में मचली थी। वो इसकी गहराइयों से चेहरा निकालते, इसे कमर से दोनों हाथों से जकड़ते, इसे ऊपर को उठाए, इसकी टांगे अपनी कमर पर लिपटते, इसका जबड़ा अपनी आईनी गिरफ्त में सख्ती से दबोच गया। अबीर इसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई थी। वो इसका जबड़ा दबोचे इसकी गुलाबी आंखों में देख रहा था। मेरी बात सुनिए मिसिस असफंदियार खान, अपनी बेशर्मी और अपनी बदजुबानी पर काबू पाइए, वरना आप असफंदियार खान का वो रूप देखेंगे जो आज तक आपको दिखाया नहीं गया। वो इसकी आंखों में देखते गिराया। इसकी सख्त गिरफ्त पर अबीर की आंखों से मोती टूटकर आर्स पर बिखरे थे। वो अपना चट्टानी वजूद सख्ती से इसके साथ लगाया हुआ था। ऊपर से इसका हुलिया, मगर इस वक्त इसे सिर्फ अपने लाला की फिक्र थी। वो शराब का सोचते तड़प रही थी, दिल तो कर रहा था इसी सिचुएशन में, इसी पोजीशन में सच में अपनी जरूरत पूरी करते बताऊं। मुझे एंगल भी पसंद है। असमंद इसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज चुबाता गिराता है, एंगल नहीं हुंदा पोज हुंदा। और तुम्हारी बदजुबान बेशरम जुबान को अपने दांतों से जकड़ते तुम्हें बताऊंगे, तुम असफंद यार खान की औरत हो, मर्द नहीं, जो अपना औरत होना भूल जाओ। असफंद इसके गुलाबी आंच पर बहते आंसू देखते बर्फीले लहजे में बोला। असफंद ने इसकी आंखों से बरसते आंसू देखते इसे नीचे उतारा। अबीर ने गहरी सांस लेते अपने दोनों हाथों से खुद को दूर धकेला। इससे पहले वो वहां से जाती, वो अपनी बाहों में भरते, इसके बालों को गद्दी से दबोचते, इसकी कमर को बेंड करते, इस पर झुके, इसके आर्च पर अपनी सिलकती सांसें बखेरने लगा। वो गहरी सांस लेते असफंद यार खान को देख रही थी, जो बेदर्दी से इसकी कमर को बेंड किए हुए था। तुम्हारी बातों को बर्दाश्त और तुम्हारे आगे झुकता सिर्फ जरान खानजादा की वजह से हूँ। कल भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता था, आज भी नहीं कर सकता, वजह सिर्फ जरान खानजादा है। वरना फितरत मेरी भी हवेली के खानजादों की तरह है। तुम मेरी औरत हो और मेरी मोहब्बत भी होती। अगर जरान की बहन ना होती तो मेरा वो रवैया मुख्तलिफ था, तो मेरा रवैया मुख्तलिफ होता तुम्हारे साथ। असफंद यार खान तुम्हारे लाला शिराम खान से डरता है और ना किसी और से डरता है। असफंद यार खान सिर्फ जरान खानजादा से डरता है, बहुत डरता है। असफंद इसे बेंड किए इसकी आंखों में देखते बोल रहा था। अबीर अपनी आंखें मैच गई थी। लल्ला वो आंखें मैचे से जग रही थी, इसके हवासों पर शेराम खान छाया हुआ था। असफंद कुछ पल इसके आंच पर गिरते आंसू देखता रहा, फिर नरमी से इन आंसुओं पर झुके, इन्हें लब्बों से चुनता हलक में उतार गया। वो अभी तक आंखें मैचेस के हसार में लड़स रही थी। आसमान सीधे होते ही अपनी बाहों में भरते अपने सीने में भेज चुका था। लाला लाला, अबीर इसके सीने के साथ लिपटी शिद्दत से रो दी थी। आसमान की नीली आंखों से आंसू गिरते इसके लब्बों पर गिर रहे थे। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे लाला को, वो अब खतरे से बाहर है। आसमान इसे खुद से अलग करते इसका चेहरा दोनों हाथों में भरते बोला। अबीर रोते हुए इसे बेयकीनी से देख रही थी। आसमान यार कान लब बेटे इसकी सिसकियां बढ़ते वजूद को देख रहा था। सामने खड़ी स्पार्क पठानी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हुए थे। सच कह रहा हूँ, वो खतरे से बाहर है। इसका ऑपरेशन कामयाब हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। असफंद खान की बात पर वैसे कुछ पल देखती रही, फिर इसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। असफंद इसे बाहों में सख्ती से भर गया था। मुझे लल्ला के पास जाना है, अबीर असफंद की शर्ट मुठियों में जकड़ते रोते हुए बोली। अभी कोई फायदा नहीं, इसे होश नहीं आया और ना अभी आएगा। यहाँ तुम्हारी मोड़े को तुम्हारी जरूरत है। आसमानी अरकान ने इसके अर्ज पर गिरते आंसू अपनी उंगलियों के फोड़ों से साफ करते नरमी से समझाया। अगर आप नहीं लेकर जा सकते, मैं खुद भी जा सकती हूँ। हवेली के कार पोर्च में गाड़ियां भी खड़ी है और ड्राइवर भी। इस हवेली की खानजादी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अबीर इसे खुद से दूर धकेलती दरवाजे की तरफ पड़ी। असमंद इसकी कमर में हाथ डालते जगह अपने करीब कर गया था। खानजादी हो, मगर खानजादों से ज्यादा स्पाक और बेशरम हो। असमंदी से गहरी बेपाक निगाहों से देखते बोला। अबीर ने इसकी बेपाक निगाहों पर अपने वजूद पर निगाहें गाड़ी। वो सच में बहुत बेपाक हुलिये में थी, इसे तो अंदाजा ही ना था। दूसरे पल इसकी रंगत तांबे की मानंद सुर्ख हुई। वो असमंदी अरकान को देखते पीछे कोती दीवार के साथ टेक लगाए, आंखें मैच गई। असमंदी अरकान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी।
वो इसकी तरफ बढ़ते इसके दोनों अतराफ में हाथ जमाए से महसूर कर गया। तुम सच में बेशरम पठानी हो। अब ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाऊं। असफंद इसकी बंद आंखों पर लड़ती पलकों को देखते लब दांतों तले दुबाए सो मायनी अंदाज में बोलते से गर्दन तक सुरख कर गया था। इसके सुरख पड़ते चेहरे को देखते असफंद ने बमुश्किल अपनी नजरें इसके शोला जवां बदन से चुराई थी। वो सामने खड़ी सफाक पठानी की जुताई और बेतनाई सहते वो माही के बेताब की तरह मचल रहा था। मजीद इसकी सफाकी सहने की हिम्मत ना थी। असफर ने नम आंखें भीड़ के चेहरे पर गाड़ते अपने सीने पर जख्म पर हाथ रखा, जहां आज भी इसने मरहम नहीं रखा था। अपने सफाक पठानी के लब्बों का मरहम वो वहां चाहता था। असफर की नीली आंखों की नमी बढ़ती जा रही थी। हो गए हम कितने तन्हा, प्यार में दिल हार के, दस रही है ये जुदाई, बन सजन बिन प्यार के, याद हमको आ रहे हैं चार दिन वो प्यार के, वो अदाएं वो शरारत, है जलवे यार के, जुदाई के गम में भी मुझ पर हंसने लगे हैं, खुशकी के लिए हम तरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। असफन नम आवाज में कहते इसकी गर्दन में मुंह छुपा गया था। अबीर मजीद अपनी आंखें सख्ती से मैच गई थी। असफन के लब इसकी गर्दन से होते इसकी गहराइयों से होते इसकी बेली बटन पर आए थे। वो घुटनों के बल झुकते इसे बहुत नरमी से चूम रहा था। इसके लबों ने अपनी बेपाकियां दिखाते अपने तजावुज बढ़ाते अपनी हर हद क्रॉस की तो पीठ तड़पते हुए इसे खुद से दूर धकेल गई। असफन यार ने नजरें उठाए इसे देखा जो इसे देखते बेरुखी से मुंह फेर गई थी। असफन कुछ पल इसके सर्दोसवार चेहरे को देखता रहा, फिर जमीन से उठकर दरवाजे की जानिब फटते कमरे से निकल गया था। अबीर ने अपने आंसू साफ करते जमीन पर पड़ी अपनी फ्रॉक पहनी थी, बेड पर पड़ी अपनी चादर उठाए अच्छी तरह खुद पर लिपटते वो कमरे से बाहर निकल गई थी। इसे हर हाल में शराब खान अपने लाला के पास जाना ही था। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अपने फ्लैट में बैठे डॉक्टर शमरोज के हाथ चैनल सर्च करते रुके थे। वो बेयकीनी से स्क्रीन पर शराब खान को देख रहे थे जिसे स्ट्रेचर पर डाले हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा था। वो जल्दी से सोफे से उठे थे। डॉक्टर मारवा भी इनके साथ सोफे से उठी थी। नीचे इंग्लिश में शेराम खान की डेथ की न्यूज चल रही थी। शेराम खान in his own hospital had no surgeon available to save him. Sheram Khan, who saved the lives of others. When it came to saving his own life, there was no doctor, no surgeon available. He fought his own wounds and left this world. शेराम खान के अपने हॉस्पिटल में इसे बचाने के लिए कोई डॉक्टर कोई सर्जन मौजूद नहीं था। शेराम खान जो दूसरों की जिंदगियां बचाता था, जब इसे दूसरों की जरूरत थी तो कोई डॉक्टर कोई सर्जन मौजूद नहीं था। वो अपने ही जख्मों से हारते ये दुनिया छोड़कर चला गया। डॉक्टर शमरोज सत्ते के आलम में ये न्यूज सुनते शेराम खान के जख्मी वजूद को देख रहे थे। इनका वजूद आंधियों की जिद में आया था। डॉक्टर मारवा अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट के रो दी थी। डॉक्टर शमरोज की इतनी हिम्मत ना थी वो दो आंसू बहा सके। इनकी आंखें इजाजत ही नहीं दे रही थी। वो खुद को इस काबिल ना समझ रहे थे वो शेराम खान की मौत का गम मना सके। वो इसे छोड़कर चले आए हैं जिसने इनके दिल के अंदर शम्मा जलाई थी। वो अपने लोग अपने पाकिस्तान को फिर से छोड़कर चले आए थे। वो शेराम खान को छोड़कर चले आए थे जिसको इनकी जरूरत थी। वो कैसे इंसान थे जो शेराम खान की जरा सी बातों का बुरा मनाते से तन तनहा छोड़कर चले आए। डॉक्टर शमरोज सख्ते के आलम में स्क्रीन पर शेराम खान को देख रहे थे जो खून में लथपथ था। डॉक्टर शमरोज ने आगे बढ़कर स्क्रीन पर कांपती उंगलियां रखी। इनकी कपकपाती उंगलियां स्क्रीन को छू रही थी। जिस दिन इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था शेराम खान ने इन्हें गले से लगाए अपना बड़ा भाई कहा था। क्या बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जरा जरा सी बात पर छोड़ आता है। वो शेराम खान से मोहब्बत तो निभा सके ना थे, अपने पाकिस्तान से भी ना निभा सके। क्या मिला इन्हें इस मुल्क से। ये पहचान तो इनकी पाकिस्तान से ही थी। और कितनी कामयाबी चाहिए थी इन्हें, औलाद तक इनके पास ना थी। अल्लाह ने शायद इसलिए इन्हें औलाद से नवाजा ना था। जब इन्हें अपने मुसलमान भाइयों अपने पाकिस्तान से मोहब्बत ना थी तो अल्लाह कैसे इनसे मोहब्बत करते। अब और इन्हें मुल्क से क्या चाहिए था। आखिर इतने डॉलर्स का इन्होंने करना क्या था। कैसे इंसान थे वो जो बरसों पहले अपने माँ बाप को छोड़ आए। आज शेराम खान को छोड़ दिया जिसने इस हॉस्पिटल के लिए अपना सब कुछ फाड़ दिया, अपनी हर जायदाद अपना बैंक बैलेंस खाली कर दिया और वो सिर्फ अपना अपना दे सके। शेराम खान के अलावा और भी बहुत से लोगों को इनकी जरूरत पड़ी होगी, मगर वो वहां अपने पाकिस्तान अपने लोगों के पास ना थे। शेराम खान मर गया था, कल कितने और मरेंगे। इन्हें खुदा ने मसीहा बनाया था और वो अपनी मसाही नाम बना सके। वो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले मंजर को देखते शेराम खान के खून में लथपथ वजूद पर उंगलियां रखे हुए थे। एक आह बड़ी होगी, हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी,
हर वक्त यही है गम, इस वक्त कहाँ थे हम। डॉक्टर शमरोज स्क्रीन के साथ माथा टिकाए फूट फूट के रो दिए थे। अमेरिका के फ्लैट में इस वक्त दो वजूदों की सिसकियां और आहें गूंज रही थी। शराम खान अमेरिका में मौजूद दो वजूदों को हिलाकर रख गया था। मारवा तैयारी करें, हमें पाकिस्तान जाना है, कभी ना आने के लिए। शराम खान के बनाती हुई तबीर को कभी नींद की लोरी नहीं सुनाने देंगे। मुझे शराम खान के पास जाना है, इसके वजूद को अपने हाथों में थामना है, इसकी पेशानी पर लब रखने हैं, इसके जनाजे को कंधा देना है। डॉक्टर शमरोज फूट फूट कर रो दिए थे। डॉक्टर आइजल जर्मनी के हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को देख रही थी। इसका फोन बजा था। अपने लैपटॉप से फोन निकालते इसने कान से लगाया। फोन पर मिलने वाली खबर पर फोन इसके हाथों से छूट कर गिरा था। शेराम आइजल हलक के बल चीखी थी। वहां मौजूद पेशेंट्स और कुछ डॉक्टर्स ने इसे हैरानगी से देखा था। डॉक्टर आइजल चीखते हुए भागते हुए वहां से निकलती बाहर की जानिब बढ़ी। डॉक्टर रोनाल्डो भागते हुए आइजल के पीछे गए थे। डॉक्टर रोनाल्डो वगड़ा, डॉक्टर रोनाल्डो भाग रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना है, इन्होंने तो डॉक्टर बना था। डॉक्टर रोनाल्डो भागते हुए आइजल के पीछे गए थे। वो बिना रुके भागती जा रही थी। डॉक्टर रोनाल्डो इस तक पहुंचे, इसके नाजुक वजूद को बाहों में भर गए। लेट मी गो, आई नीड टू गो टू शेराम खान, ही कांट डाई, ही कांट डाई। मुझे जाने दो, मुझे शेराम खान के पास जाना है, मुझे इसके पास जाना है, वो नहीं मर सकता, वो नहीं मर सकता। डॉक्टर आइजल हंसियानी चीखी थी। डॉक्टर रोनाल्डो इसे सख्ती से बाहों में बड़े हुए थे। यार बाकी सारे ਦਾ नाम सही याद है, मैं तो नाम गलत ले रहा या ਇਹਦਾ वो बड़ी नाम ਮੈਨੂੰ लग रहा डॉक्टर रोनाल्डो। वो चीखते हुए बेकाबू हो रही थी। इसके रोने पर डॉक्टर रोनाल्डो की आंखें भी भीग रही थी। मुझे जाने दो इसके पास, वो कैसे मर सकता है, वो इंसान कैसे मर सकता है जो मुस्कुराता था तो सामने वाला जी उठता था, जो हंसता था तो हर उम्र दूर, हर गम दूर हो जाता था, वो बोलता था तो मुर्दा वजूद में जान डाल देता था। वो कैसे मर सकता है। आइजल रोनाल्डो के सीने के साथ लगी फूट फूट कर रो दी थी। डॉक्टर रोनाल्डो इसे अपनी बाहों में भर चुके थे। मुझे ले चलो रोनाल्डो उसके पास, मुझे शहराम खान के पास ले चलो। वो सिसकते हुए इसकी बाहों में समाती जा रही थी। यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। डॉक्टर फुरकान प्लेन की सीट से टेक लगाए आंखें मूंद किए थे। आंखों से आंसू गिरते इनकी घनी बियर्ड को भगो रहे थे। शराम खान के जख्मी वजूद नजरों के सामने आ रहा था। वो टीवी पर न्यूज सुनते इसी लम्हे अपनी टिकट कंफर्म करवाते स्वाद जा रहे थे। शराम खान आखिर कैसे मर सकता था। वो पहाड़ जैसा वजूद, वो पहाड़ जैसा मजबूत इंसान कैसे सबको छोड़कर जा सकता था। हर चीज पर अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते ये घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम, हाय दिल में रह गई बात, कहाँ तुम चले गए। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी पहली एपिसोड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस एपिसोड ने बिल्कुल नहीं रुलाया होगा, क्योंकि रोने वाली इसके अंदर कोई बात नहीं थी, इसके अंदर खुशी वाली बात थी सारी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होंगी। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड बिना किसी देर के। शेराम की डेथ की न्यूज सुनकर अस्पताल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा शुरू हो गए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पूरा स्वाद जमा हो गया हो। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए इस हजूम को काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अस्पताल के ग्राउंड पर एरिया में पहले ही लोग जमा थे। बढ़ती रात के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, मगर वो लोग वहां से जाने को तैयार ना थे। शेराम की मौत की न्यूज सुनकर वो वहां के कुछ मर्दों ने गुस्से से सिक्योरिटी गार्ड्स पर बंदूकें तान ली थी। मजबूरन गेट खोलना पड़ा था। वो लोग गेट के अंदर दाखिल होते अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे थे। बहारे डॉक्टर मुआज, डॉक्टर आइना, डॉक्टर महीन, डॉक्टर सब्तगीन अस्पताल के स्टाफ रूम में बैठे शराब खान की कंडीशन के मुतालिक डिस्कशन कर रहे थे, जिसे अभी बहुत केयर की जरूरत थी। जब तक होश नहीं आना था इन सब की जान सूली पर लटकी हुई थी। पहाड़े सर पर असमत यार खान की दी हुई शाल अच्छी तरह उड़े, ये सब बहुत परेशानी से सुन रही थी। तमाम डॉक्टर्स के लिए नर्स काफी लेकर अंदर दाखिल हुई। सबने शुक्रिया कहते कॉफी के मग उठाए। बहारे लपकाते परेशानी से बैठी थी। डॉक्टर बहारे काफी ले, क्यों इतनी परेशान हो रही है। शेराम सर अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सप्तगीन बहारे की कंडीशन देखते नरमी से बोले। बहारे का वजूद हल्का हल्का कपकपाहट का शिकार था। वो आज सुबह से देख रहे थे बहराम को। जब वो लोग अस्पताल लाए थे वो तब से ही ऐसे कपकपा रही थी। इतना कुछ सहने के बाद वो अभी तक अपने कदमों के सहारे खड़ी खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी। ये सब कुछ तारीफ के काबिल था। नहीं आप लोग ले, मुझे जरूरत नहीं, बहाने ने कहते हुए अपने सर को जकड़ा जहां शदीद धमक हो रही थी। जब तक शेराम खान को होश नहीं आ जाना था वो कैसे कुछ अपने हलक में उतार सकती थी। डॉक्टर्स
बाहर बहुत बड़ी तादाद में मर्द लोग जमा हैं। वो लोग अंदर दाखिल हो रहा है। श्रीराम सर का मरने का झूठा खबर खबरों में दिखाया जा रहा है। कैमरा उठाए टीवी का लोग भी अंदर दाखिल हो चुका है। अस्पताल के अंदर मर्द औरत लोग बच्चे और बेकाबू से बाहर हो रहे हैं। सब भीड़ हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दो बार बंदूक से हवाई फायर किया, मगर वो लोग डर ही नहीं रहा। उल्टा इन्होंने अपनी बंदूक निकाल लिया। सबको बता दो श्रीराम सर अब ठीक है, वरना वो लोग अस्पताल का नक्शा बिगाड़ देगा। बाहर इतना सर्दी है, मर्द लोग के साथ छोटा बच्चा भी है जो श्रीराम सर के लिए रो रहा है। हमको मालूम न था कि यहाँ का बच्चा लोग भी श्रीराम सर से इतना प्यार करता है। इस अस्पताल का वार्ड बॉय अंदर दाखिल होते उजलत बड़े अंदाज में परेशानी से बोला। ये सुनते तमाम डॉक्टर्स परेशानी से खड़े हुए थे। इनको बताना होगा कि श्रीराम सर अब खतरे से बाहर है, वरना ये लोग सच में बेकाबू होते अंदर दाखिल हो जाएंगे। अस्पताल में बहुत से नाजुक पेशेंट भी हैं। शोर शराबा इनके लिए ठीक नहीं होगा और ये लोग परेशान होते श्रीराम को भी देखना चाहेंगे। इनकी कंडीशन क्रिटिकल है, ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर माज परेशानी से बोले, मगर यहाँ के लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। आप जानते हैं यहाँ के लोग श्रीराम सर के ही काबू आते हैं। वो कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, कुछ लोग तो इनकी गैर मौजूदगी में अपना इलाज तक नहीं करवा रहे थे। डॉक्टर आइना ने परेशानी से कहा। सब परेशानी से अब एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। इन्हें काबू करना वाकई में मुश्किल था। मैं जाऊंगी बाहर। वो आप सब पर नहीं, मगर शेराम खान की औरत इसकी बीवी पर भरोसा जरूर करेंगे। आई ते बहाड़े ही मैं कहना शेर बनी भूतरी पई फड़ी नहीं जाती पई। आई ते यही फुल है टशन से आई हर कम मैं करांगी, मैं अगे मौत पैंदी सी। पहाड़े पर इतबार लहजे में बोलते अपने शाल सर पर अच्छी तरह जमाए, अपने चेहरे पर अच्छी तरह निकाब करते बाहर की तरफ बढ़े। सब डॉक्टर्स पहाड़े की बात की तायीद करते इसके हम कदम हुए थे। पहाड़े और बाकी डॉक्टर्स को देखते वहां के मर्द लोग जो बहुत बड़ी तादाद में थे, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग रुके थे, मगर वो हजूम में शोर पड़ा था। मीडिया हरकत में आया था, वो कब से बाइट के लाइव मनाजर दिखा रहा था। अब इनके कैमरों का रुख बहाड़े और बाकी डॉक्टर्स पर था। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, बल्कि शायद कोई भी नहीं जानता। शेराम खान के होते जरूरत ही नहीं पड़ी कि कोई मुझे जान सके, न इसकी कभी जरूरत थी। बहाड़े सबको देखते ऊंची आवाज में बोल रही थी, सब खामोश हुए थे। शेराम खान का नाम ही काफी था। मैं शेराम खान की बीवी हूँ, शेराम खान की औरत, जिसे शेराम खान ने डॉक्टर बनाया। बहाड़े खान की मजबूत आवाज फीकी थी। इसने कभी ये बात शेराम खान के सामने कॉन्फेंस ही नहीं की थी, बल्कि कभी ये बात मानी ही नहीं थी कि इसे डॉक्टर शेराम खान ने बनाया। आज वो पूरी दुनिया के सामने ये कन्फेस कर रही थी कि इसे डॉक्टर बनाने वाला शेराम खान था। वो शेराम खान की बेबी है। एक मर्तबा फिर वहां के लोग बेकाबू हुए थे। शेराम खान बिल्कुल खैरियत से है। आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं ने इसे एक नई जिंदगी दी है। वो आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं गया। ये सुनकर लोग बेयकीन हुए थे। हजूम फिर से जैसे बेकाबू हुआ था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, शेराम खान को कुछ नहीं हुआ। अगर बहार शेराम खान आप लोगों के सामने खड़ी है, इसकी सांसें चल रही हैं, तो इसका मतलब है शेराम खान की सांसें भी चल रही हैं। पहाड़ की मजबूत आवाज शिद्दत से भीगी थी। हजूम में मुकम्मल खामोशी छाई थी। तमाम डॉक्टर्स ने शेराम खान को बचा लिया, क्योंकि रब पाक ने शेराम खान को आप सबके लिए मेरे लिए जिंदा रखना था। वो सबकी तरफ देखते अपने लब्बों पर कपकपाहट पाए मजबूती से बोल रही थी। ये इत्मीनान शेराम खान की तरफ से दिया गया था, जिसने कभी इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। आज वो कितने लोगों के सामने खड़ी बोल रही थी। क्या कोई हवेली की लड़की ये कर सकती थी? मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ, आप लोग अपने घरों को जाएं, क्योंकि अगर शेराम खान इस वक्त बिल्कुल ठीक होता तो वो आपका इतना सर्दी में खुद को तकलीफ देना पसंद ना करता। शेराम खान जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो आप सबसे जरूर बात करेगा। अभी के लिए आप लोग अपने घरों को जाएं। यहाँ शदीद सर्दी है और आप लोगों के साथ छोटे बच्चे भी हैं। पहाड़ की बात पर वहां के लोग एक दूसरे की तरफ देखते, चिगमुंगियां करते, इस बात में सड़क लाड़ते। चिगमुंगियां मतलब कि चुगलियां करते, एक दूसरे से हल्की हल्की बात कर रहे थे। शेराम खान जिंदा है। इनके चेहरों पर अब सुकून और आंखों में खुशी के आंसू थे। मिसेस शेराम खान, हमने सुना था आज शेराम सर का ऑपरेट करने के लिए कोई सर्जन, कोई काबिल डॉक्टर नहीं था। वो इसलिए जिंदगी की बाजी हार गए। मगर अब आप कह रही हैं वो जिंदा है, तो फिर ये खबर कैसे फैली? रिपोर्टर ने सवाल किया। अगर कोई काबिल डॉक्टर ना होता तो शेराम खान का ऑपरेशन कैसे कामयाब होता? पहाड़ी गुल अस्पताल का हर डॉक्टर काबिल है, ये आज साबित हुआ है। शेराम की हालत बहुत क्रिटिकल थी, जिसकी वजह से लोगों ने ग्रास अड़ाइयां करते शायद ये खबर फैला दी। पहाड़ी संजीदगी से कहते अंदर की जानिब भाग गई थी।
मीडिया बाकी डॉक्टर्स की तरफ बढ़ा था। वो बिना कोई जवाब दिए अंदर की जानिब बढ़ गए थे। असमन, हमारा बेहराम तो ठीक है। रोजनिया खानम की बात पर वो परेशान हुआ था। शेराम खान की वजह से बेहराम का ख्याल एक बार नहीं आया था। ठीक है वो मोड़े। असफंदियार खान ने आहिस्तगी से कहते रोजनिया खान को सीने से लगाया। वो असफंदियार खान के सीने से लगे शिद्दत से रो दी थी। अबीर को सीढ़ियां उतरते देखकर वो जबरे भेज गया था। वो चादर ओढ़े चेहरे पर निकाब डाली दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अबीर, असफंदियार खान की सर्द भारी आवाज पर इसके कदम ठहरे थे। असफंदियार खान रोशनिया खान को खुद से नरमी से अलहदा करते अबीर की तरफ बढ़ा, जो दाखिली दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे इसे सवालिया सर्द निगाहों से देख रही थी। मानता हूँ तुम हवेली की औरत हो और असफंदियार खान की बीवी, जरान की बहन हो। तुम्हारा मुकाम बहुत अलग है, मगर फिर भी हवेली की किसी औरत को इस तरह बगैर इजाजत के हवेली से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है, वो भी रात के इस पहर। असफंदियार खान ने भीड़ पर सर्द निगाहें गाड़े बर्फीले लहजे में लफ्ज छुपाए थे। असफंदियार खान, मैं हवेली से बाहर हवेली के मर्दों की तरह अय्याशी नहीं करने जा रही, अपने लल्ला के पास जा रही हूँ। अबीर की बात पर असफंदियार खान की आंखों की सुर्खी गहरी हुई थी। दूसरे लम्हे वो उसकी कलाई जगड़ते दाखिली दरवाजा खोलते बाहर की जानिब बढ़ा। असफंदियार खान, मेरी कलाई छोड़े। अबीर इसकी गिरफ्त में घसीटते हुए गिराई थी। वो बेदर्दी से इसकी कलाई जगड़ते गेट की तरफ बढ़ रहा था। वो इसके साथ खींचती जा रही थी। असफंदियार खान बिना रुके इसे मजीद बेदर्दी से खींचता गेट की तरफ बढ़ने लगा। गुल खान ने असफंदियार खान को देखते गेट खोल लिया था। असफन ने गेट से बाहर निकलते अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते अबीर को बेदर्दी से अंदर धकेला, खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते ड्राइविंग स्टार्ट की। असफन सुरख चेहरे के साथ तंदुरुस्त तेज ड्राइव कर रहा था। अबीर विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए स्पॉट से अंदाज में बैठी थी। अब बोलो क्या बकवास कर रही थी अंदर। मैं मोड़े की वजह से खामोश हो गया। अब बताओ मुझे क्या चाहती हो। असफंदियार खान ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए सर्द लहजे में धारते हुए पूछा। आप क्यों खामोश हो गए अंदर असफंदियार खान। अपनी मोड़ी की वजह से क्यों खामोश हो गए। मर्द हैं, मेरे साथ सब कुछ करने का हक है आपको। मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुलाजमों के सामने हवेली के बीचों बीच मेरा गला दबा सकते हैं, मुझ पर हाथ उठा सकते हैं, तो आज पर्दादारी क्यों। अबीर ने विंड स्क्रीन पर नजरें गाड़े इस्तदाइया लहजे में जवाब दिया। मैं वो सब नहीं करना चाहता था, मगर आपको कर बैठते क्योंकि इस वक्त वजह दराम खान था, जिसकी वजह से आपकी नाम ने हाथ गैरत बुलबुला उठी। अबीर असफन यरखान की बात करते हुए तरकते हुए बोली। असफन यरखान एक ही झटके में गाड़ी रोके इसकी तरफ झुके, इसका जबड़ा दबोच गया। एक लफ्ज और नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भूल जाऊंगा तुम बीवी हो मेरी। असफन यरखान इसका जबड़ा खतरनाक हद तक अपने हाथ में दबोचे इसकी आंखों में देखते गिराया था। अबीर का निकाब खुल चुका था। असफंदियार खान की सख्ती पर इसकी आंखों से मोती टूटते रुख पर बरसे थे। अबीर ने कांपते हाथों से अपने जबड़े पर जमे हाथ का हटाने की नाकाम सही की। वो इस्तजाइया मुस्कुराते हुए इसका जबड़ा मजीद सख्ती से दबोच गया था। इसकी बेरहमी पर अबीर की सांसें अटकी थी। वो इतनी सख्ती से अपने पंजे में इसका जबड़ा दबोचे हुए था कि इसकी उंगलियां इसे अपने आर्ज में दूसती हुई महसूस हो रही थी। औरत हो, औरत बनकर रहो। जरा सी सख्ती से तुम्हारा जबड़ा दबोचा है और तुम्हारी सांस बंद हो रही है। पूरा बदन तुम्हारा कपकपा रहा है। आइंदा तुम्हारे लब्बों से किसी गैर मर्द का नाम ना सुनो, और इस तरह तक का तो बिल्कुल नहीं, वरना इधर तुम्हारे लब्बों से नाम निकलेगा, इधर मैं तुम्हारी जुबान अपने दांतों से जकड़ लूंगा। असमंद गिराते हुए इसके जबड़े पर गिरफ्त ढीली करते इसकी जुबान को अपने लब्बों से जकड़ गया था। इस पर झुके इसकी जुबान को अपने लब्बों से जकड़ते वो इसकी सांसें शिद्दत से पीने लगा। अबीर इसकी गिरफ्त में बेहाल हो गई थी। इसके सख्ती से जबड़ा दबोचने पर इसका बदन बुरी तरह कपकपा रहा था। अब वो बेरहमी से इसकी सांसें पी रहा था। असमद यार खान इसका वजूद बेजान महसूस करते पीछे हुआ। अबीर इसका गिरेबान मुठ्ठियों में जकड़ते अपने करीब कर गई थी। असफन के लब इसके सुर्ख माइल लबों से आन टकराए थे। वो गहरे सांस लेते भीगी गुलाबी आंखों से असफन यार खान की आंखों में देख रही थी। औरत हूँ और औरत बनकर ही रहती हूँ असफन यार खान, क्योंकि जानती हूँ जब आप मर्द बन गए तो मैं औरत भी नहीं रहूंगी। अबीर असफन यार खान की आंखों में देखते भीगे लहजे में बोली। जानती हूँ असफन यार खान, मेरे औरत ना बनने पर आप मर्द बन जाएंगे, मुझसे यहाँ इस गाड़ी में अपना हक ले लेंगे। ये आपके नजदीक मर्दानगी हो सकती है, मगर मेरे नजदीक ये मर्दानगी नहीं है। मेरे नजदीक वो मर्द ही नहीं जो औरत की बेबसी का फायदा उठाए। वो इसका गिरेबान जगड़ते इसकी नीली आंखों में देखते भीखे लहजे में बोल रही थी। इसके सुरख लब कपकपा रहे थे। असमत खामोशी से इस पर झुका इसकी आंखों में देखते इसे सुन रहा था। मेरे और आपकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुझे रोन सकते हैं, मसल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, और हर औरत और मर्द की ताकत में फर्क होता है।
ये फर्क अल्लाह ने डाला है ताकि मर्द अपनी औरत की हिफाजत करे। इसे औरत का हाकिम मुकर्रर किया है ताकि वो इसे अपनी सपुर्दगी में लेकर इसे जमाने की गर्म सर्द हवा से बचा सके। इसके बदले औरत अपनी वफादारी अपना जिस्म मर्द के हवाले करके इसका सुकून बनती है। जानती हूँ अब मुझ पर मुझसे ज्यादा हक रखते हैं। अगर बगैर किसी शरई अजर के मैं आपका हक पूरा नहीं करती, मैं गुनाहगार हूँ। औरत का अपने शोहर से बदजुबानी करना भी खुदा के नजदीक गुनाह है, क्योंकि कुरान पाक में जिक्र हुआ है, तुम्हारे ही जिन से तुम्हारे लिए औरतें मतलब के बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे सुकून हासिल कर सको। हर मर्द को ये याद होता है औरत के जिस्म पर कितना हक है। वो बार बार इन्हें अपनी मलकियत भी कहता है, इस पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करता। इसे अपनी बीवी के मुतल्लिक एक ही बात याद रहती है, वो इसकी है, इसकी मलकियत है। मगर ये बात क्यों नहीं आप मर्दों को याद रहती, जहां कुरान में औरत को तुम्हारी खेती बनाया है, जहां कुरान में औरत को तुम्हारी खेती बनाया है, वहां मर्दों को औरत के मामले इंसाफ करने का कहा, डरने को कहा। अबीर ने असफंदियार खान की आंखों में देखते कड़प से हिचकी ली। अबीर असफंदियार खान ने तड़पते हुए इसके आंच पर बहते आंसू नरमी से साफ किए। अबीर रोते हुए सन्नफी में हला गई थी। आपने एक बीवी के तौर पर मेरी डिसरिस्पेक्ट की। क्या आप मेरे मामले में खुदा से क्या आप मेरे मामले में खुदा से डरे? 4 महीनों में क्या मैं एक अच्छी बीवी नहीं बनी? आपको आपकी मोड़े की आपके हर रिश्ते के आंखों पर नहीं बिठाया क्या? इसने हिचकी लेते सवाल किया। आपकी खातिर मैं आपकी मोड़े की नौकरानी तक बन गई। क्या कहा था आपने मुझे पहली रात को दुल्हन के लिबास में देखकर, कि मैं हवेली की औरतों की तरह नहीं लगती? अभी ने टूटे लफ्जों से बोलती सिसकी ली थी। इसकी सिसकी भरने पर असफल यारखान लब भेदते तरफ उठा था। नहीं हूँ, मैं हवेली की औरतों की तरह नहीं हूँ। नहीं डरती मैं किसी से। नहीं हूँ मैं हूर अब्रिश बहारे जैसी। मैं अबीर खान हूँ जो अपनी सुहाग रात में अपने शोहर को चाकू मारने की हिम्मत कर सकती हूँ, वो भी इस मर्द को जो इसके सामने पहाड़ की तरह दिखता हो। आप कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ, मगर फिर भी बंद कमरे में आपको वो चाकू बेदर्दी से मार दिया, क्योंकि अबीर खान अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर वही अबीर आपकी मोड़े की नौकरानी बन गई। वही अबीर खान आपके आगे पीछे फिरने लगी, क्योंकि अबीर खान को आपसे इश्क हो गया था और मेरे इश्क ने मुझे एक आम औरत बना दिया। अगर वाकई आप मर्द होते, आप मुझे खास से खास बनाते, आम ना बनाते। मगर आप तो एक आम मर्द से भी आम निकले। इन 4 महीनों में, बल्कि 7 महीनों में जब आप मुझे छोड़कर गए, तब मैं आपकी फर्मा बरदारी बंद कर रही। कभी इस हवेली से बाहर कदम निकाला क्या मैंने? अगर बुराक से मिलने भी गई तो पूरे पर्दे में अपने लल्ला के साथ गई, आपकी इज्जत की खुद से ज्यादा हिफाजत की। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझसे बदला लिया। पूरी हवेली मुलाजमों के सामने मेरी तजलील करके छोड़कर चले गए। 4 महीनों में पल पल मुझे जहनी अजियत में रखा। क्या आपको एक मर्द एक शोहर होने के नाते मेरे साथ ये सलूक करने का हक था? खुदा ने तो ये कहीं नहीं कहा मर्द को कि वो औरत की तजलील करे, इस पर हाथ उठाए। जहां औरत को मर्द का सुकून कहा, वह मर्द को औरत से मोहब्बत करने को कहा। अपना सुकून हासिल करने से पहले औरत को सुकून पहुंचाने को कहा। इसे जिस्मानी और ज़हनी सुकून देने को कहा। बिस्तर पर पहले औरत से मोहब्बत करने को कहा। इसके पास जानवरों की तरह जाने से मना किया। मैंने कब तुम्हारे साथ जानवरों वाला सलूक किया? असमंद यार तड़पते हुए इसकी बात काट गया था। मेरी तजलील किए, मुझे बंद कमरे में थप्पड़ मारे, अपने और मेरे बीच दूसरी औरत को लेकर आए, मुझे बदले की औरत कहा, 7 महीने मुझे तड़पता देखा। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह के करते हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह करते रहे, मतलब के खत्म करते रहे। अपनी मोड़े को अपनी बदकारी की तस्वीरें भेजी, मुलाजमों और अपनी मोड़े के सामने वीडियो कॉल पर दूसरी औरत के साथ तल्लुकात का जिक्र किया। मुझे खुद बताया कि आप इस औरत को मेरा हक दे चुके हैं। क्या आपके नजदीक ये छोटे जुराइम है जो मैं आपके चंद आंसू बहाने पर माफ कर दूं? जब मैं हवेली में रहने वाली औरत नहीं, तो फिर मैं कैसे आप आम औरत की तरह माफ कर दूं? अबीर ने हिचके लेते इस्तफार किया। असमन के पास इसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। माफी के चंद बोल थे जो इसके नजदीक कोई मायने नहीं रखते थे। असमद यार खान, मैंने आपसे इश्क किया, आपको एक आम मर्द समझकर नहीं किया था, बहुत खास बनकर किया था। पहली रात जब आपको चाकू मारा तो मैं अंदर से बहुत डर गई थी। अपना डर जाहिर नहीं किया था, मगर मैं डर गई थी। मुझे पूरा यकीन था आप जवाब पर मुझे गहरा जख्म देंगे। मुझे वो चाकू मेरी कलाई मेरे सीने में उतार देंगे। अबीर ने रोते हुए हिचकी लेते अपने धड़कनों पर हाथ रखा। आप मेरा वार सहकर खामोशी से वॉशरूम चले गए। जितनी देर आप वॉशरूम में रहे, मैं इतनी देर इस चाकू को खौफजदा निगाहों से देखती रही।
अपना अंजाम सोच लिया था। बबड़ के भाई थे जो पेपर स्प्रे आंखों पर डालने पर मुझे मौत की सजा दे सकता था, तो आपको तो बंद कमरे में यकीनन सजा के तौर पर मेरी बोटी बोटी कर देंगे। मगर जब आपने बाहर वापस आकर सिर्फ हक लेने की बात करते मुझे बिस्तर पर धकेला, आबिद खान को इसी लम्हे असफंदियार खान के खास होने का एहसास हुआ। और बिस्तर पर आपके बदन से उठती खुशबू, आपके लमस, आपकी बेरहमाना सरगोशियों, आपकी गर्म बाहों से इश्क हो गया। क्योंकि अबीर खान अगर खास थी तो असफंदियार खान भी खास था, जो हवेली के मर्दों से अलग था। मगर आपने आम बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आप पूरी तरह आम बन गए तो अबीर खान फिर से खास बन गई और आप अबीर खान के दिल से उतर गए। और वो खास अबीर अब आम से असफंदियार खान को माफ करने को तैयार नहीं। अबीर रोते हुए इसका गिरेबान जगड़ते सिसकते हुए बोली। असफंदियार खान तड़पते हुए इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे इसके बहते आंसुओं पर अपने लब रख किया था। अबीर सिसकते हुए आंखें मूंद गई थी। असफंदियार खान झुकते हुए इसके चादर सरकते इसकी गर्दन पर दांत गाड़े अपनी शिद्दत की गहरी स्वाद दे गया था। अबीर ने कांपते हाथों से इसे दूर झटकने की नाकाम सही की। वो इसके हाथ झटकते इसके अगले बटन खोलता वहां पर झुके अपनी भरपूर शिद्दतें दिखाने लगा। अबीर माही बेआब की तरफ तरफ उठी थी। वो बटन दबाए इसकी सीट नीचे की है, इस पर अपना वजन डाले हुए इसकी गहराइयों पर अपने दांतों से जुनूनियत दिखाने लगा। हाय अल्लाह! अबीर के मचलने पर वो इसके हाथ जकड़ते इसके कान की लोग दांतों में दुबाई बेदर्दी से खींच गया। अबीर की सिसकियां गूंज रही थी। अबीर ने सिसकते हुए बेयकीनी से देखते इसे दूर झटकने की जोर मतलब जोर से दूर झटकने की कोशिश की। जो गाड़ी में ये सब कुछ कर रहा था इन्हों तो वैसे था चाहिए कुछ करन दो। असफंदियार खान ने अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते अबीर की भीगी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। मेरे लाला मौत के मुंह से वापस आए हैं। मैं जहनी जिस्मानी तौर पर कैसा महसूस कर रही हूँ, आप ये सब करके मुझे मजीद तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अबीर असफंदियार खान की आंखों में देखते गुस्से से चीखी थी। तुम्हें तकलीफ पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, मगर आज के बाद मैं तुम पर अपना कोई हक नहीं जिताऊंगा, मगर अपना हक कभी खत्म नहीं करूंगा। क्योंकि अबीर खान का इश्क अपने इश्क से दस्तक बरदारी हासिल कर सकता है, मगर असफंदियार खान का इश्क हक के मलकियत से शुरू होकर हक के मलकियत पर ही खत्म हो जाता है। तुम पर अपना हक खत्म करने का मतलब सांसों से जाना। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे मेरी सफाक पठानी। मुझे पहली रात ही तुम्हारी कुर्बत से इश्क हो गया था। तुम पर जुल्म नहीं किया, खुद पर किया है। तुम्हें खास से आम नहीं किया, तुम खास से खास असफंदियार खान की जिंदगी में हो गए। तुम्हारे लिए इन आंखों में आंसू बहाए जिन आंखों ने कभी किसी के लिए आंसू नहीं बहाए। 7 महीने हर रात जला हूं, तड़पा हूं, जुदाई का अजाब झीला है। तुम्हें लेकर इतना पजेसिव हूँ, तुम्हें तुम्हारे लाला भी छोता है तो जल उठता हूँ। वो इसके आर्स पर हाथ जमाए संजीदगी से बोल रहा था। अबीर रोते हुए इसे देख रही थी। कभी एक पल के लिए तुम पर शक नहीं किया, मगर तुम्हारे लब्बों से किसी गैर का नाम नहीं सुन सकता। माफी डिजर्व नहीं करता मैं। तुम ठीक कह रही हो। मर्द को खुदा ने औरत के मामले में डरने को कहा। अगर जरान ने बपड़ को मारा भी था, तुम्हें बदले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जब बीवी बन गई मेरे साथ बिस्तर शेयर कर लिया। इसके बाद तो ये मेरा एक छोटा अमल था जिसकी वाकई में माफी नहीं बनती थी, मगर मैं वाकई में एक आम मर्द बन गया था और एक आम मर्द एक खास औरत के काबिल नहीं है। असफर ने इसकी आंखों में देखते संजीदगी से कहा, मैं खास मर्द नहीं हूँ, अभी ना कभी बन सकता हूँ। खास होता तो तुम्हें अब तक आजाद कर चुका होता। जानता हूँ खुदा ने मर्दों को औरतों के मामले में अदल करने को कहा। एक अदल ये भी है, जब औरत मर्द के साथ रहना ना चाहे तो मर्द को चाहिए इस औरत को आजाद कर दे। मगर मैं वाकई में एक कमजोर मर्द हूँ जो अपने सीने पर गोली और अपने बाजू पर चाकू तो खा सकता हूँ, मगर तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, तुम पर अपना हक खत्म नहीं कर सकता। अगर तुम जिद करोगे तो मैं इतना आम बन जाऊंगा कि तुम्हारी सांसें छीनने में पल नहीं लगाऊंगा। वो इस पर झुके पुरतपश सांसें छोड़ते गिराया था। अबी ने जख्मी निगाहों से इसे देखते हिचकी ली। अलग होने से पहले तुम्हें अपनी शिद्दतों की सूरत में तहफ्फुज देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें आखिरी बार छू रहा हूँ। वो संजीदगी से बोलते इस पर झुके इसके निचले लब पर अपने दांत बेरहमी से गाड़ गया। अबीर इसकी शर्ट जगड़ते बुरी तरह से सक उठी थी। वो इसके लबों पर अपनी शिद्दत खून की बूंद की सूरत में देकर पीछे हटा। अबीर ने दर्द से सिसकते इसकी आंखों में देखा था। मुझे अपने लबों पर तुम्हारी जनूनियत भी चाहिए, मेरे सीने पर तुम्हारी दी हुई बेरहमी हमेशा रहेगी, मगर अपने लबों पर अपनी सफाक पठाने की सफाकियत चाहिए। मेरे लबों पर अपनी सफाकियत दिखाते मुझे काटो। अबीर इसके बर्फीले लहजे में दिए गए हुक्म पर हैरानगी और खौफजदा निगाहों से इसे देख रही थी।
वो इस पर झुके इसे अपने हसार में कैद किए हुए था। इसकी जनूनियत पर वो खौफजदा होते इसे देख रही थी। काटो! असफंदियार खान यकदम धाड़ा था। अबीर इसकी धार पर बुरी तरह लड़ती थी। वो इस पर जिस तरह झुका था इसकी सांसें बंद हो रही थी। हमेशा की तरह वो अपना घुटना इसकी टांगों पर रखे दबाव डालते इसे तड़पाने से सकने पर मजबूर कर रहा था। वो इसकी भाप छोड़ती सांसों में इसके बर्फीले लहजे पर बुरी तरह घबरा गई थी। अबीर इसे भीगी आंखों से देखते कांपते हाथों से इसका गिड़बांजे करते इसके लब्बों को अपने लब्बों पर दबाए अपने दांत गाड़ गई। वो अपनी शिद्दत इसके लब्बों पर बढ़ाती जा रही थी। वो अपना वजन इस पर डाले इस कमर में हाथ डाले इसे अपने साथ लगा गया। अबीर अपनी शिद्दत दिखाकर पीछे हटने लगी। वो मजीद इसे खुद के साथ लिपटाए इसके बालों को जकड़ गया था। वो मजीद सफाकी नहीं दिखा सकती थी। अबीर ने मजबूरन कांपते हुए इसके लब्बों पर मजीद शिद्दत दिखाई। असफंदियार खान के हलक से निकलता खून इसके एक हलक में घुल रहा था। अगर असफंदियार खान इसे दूर नहीं होने दे रहा था, वो इसकी कमर को मुट्ठियों में इतनी जोर से भरता कि मजबूरन अबीर को इसके लबों पर शिद्दत दिखानी पड़ती। अब अबीर कांपते हुए बुरी तरह से सक रही थी मगर वो इसे छोड़ नहीं रहा था। वो अपनी शिद्दत कम करती हुई इसकी धड़कनों की इसकी कमर को इतनी बेदर्दी से छूता वो अपने दांत इसके लबों में गाड़ते अपनी तरफ खींचती। अबीर इसके होंठों को छोड़े इसके सीने के साथ लगी शिद्दत से रो दी थी। वो मजीद सफाकी नहीं दिखा सकती थी। असफंदियार खान मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लिपटा गया। असफर ने इसे खुद से अलग करते इसकी आंखों में देखा। वो रोते हुए इसके होंठ पर गहरा जख्म देख रही थी। सफाक बैठानी हो तो अपनी सफाकियत पर कायम रहो। ये जख्म कुछ नहीं और ना तुम्हारे अरादे और ना तुम्हारे रोने का हक बनता है, मगर वादा है कुछ जख्मों की तरह अपने इस जख्म को भी कभी बढ़ने नहीं दूंगा। असफर ने अपने होठ से निकलता खून अपने अंगूठे से साफ करता स्पार लहजे में बोलते सीधा हुआ था। स्टीयरिंग पर हाथ जमाते वो गहरे सांस लेते विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। गाड़ी में अबेड़ की सिसकियां गूंज रही थी। असफर ने लब भेजते बटन पर प्रेस किए इसकी सीट को ऊपर करते ड्राइविंग स्टार्ट की। अब वो इसे लातल्लुक सा सुरख आंखों से बाहर देखते ड्राइविंग कर रहा था। अबीर की हिचकियां अभी भी गाड़ी में गूंज रही थी। अरहाम अपने गोली लगे कंधे को हाथ से जगड़ते इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ रहा था। अबीर को असफंदियार खान के साथ आता देखकर वो रुका था। अबीर अरहाम को देखते भागते हुए इसके सीने के साथ आन लगी थी। इसके इस तरह सीने के साथ लगने पर अरहाम खान को अपना कंधा दर्द से झंझाता हुआ महसूस हुआ। गोली अभी तक कंधे पर थी। कंधे में अथते दर्द की वजह से इसका पूरा वजूद दर्द से चूर था। वो ड्रेसिंग करवाने इमरजेंसी रूम की तरफ जा रहा था। लाला अबीर इसके सीने से लगी रो दी थी। रहाम ने अपना हाथ इसके सीने पर रखते इसके सर पर लब रखे। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। लाला ये कैसे हो गया? आपने कैसे यह होने दिया? आपको तो वो शेर था। आपका तो वो शेर था ना, फिर कैसे ये हो गया? कहाँ थे आप? कैसे मेरे लाला को अकेला छोड़ दिया? अबीर अनहम के सीने से लगे रो रही थी। अनहम अपनी आंखों की नमी पीछे धकेलते इसे नरमी से सीने से लगाए हुए था। लाला अबीर ने रोते हुए अरहाम को देखा। अरहाम की खून आलूद शर्ट और इसके कंधे से रस्ते खून को देखते अबीर तरफ उठी थी। लाला ये कैसे हुआ? अबीर ने कपकपाती उंगलियां अरहाम के कंधे पर रखी। कुछ नहीं हुआ मेरी गुड़िया, हल्का सा जख्म है, अभी ड्रेसिंग होगी ठीक हो जाएगा। अरहाम ने गहरे सांस लेते बमुश्किल कहा, कंधे की तकलीफ अपना काबिले बर्दाश्त थे। लाला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अबीर ने परेशानी से कहा। लाला अबीर बिल्कुल ठीक कह रही है, आप जल्दी से गोली निकलवाएं वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। असफंदियार खान ने आगे बढ़ते तफ्तीश से कहा, वो मैं करवा लेता हूँ, तुम भी ड्रेसिंग करवा लो, गोली छोड़कर गुजरी है। गोली छू कर गुजरी है मतलब कि अंदर नहीं गई, पास से लगकर गई है, मगर इसकी ड्रेसिंग जरूरी है। और हमने इसके बाजू पर बंदे रुमाल को देखते जवाबन गहरी तफ्तीशनाक अंदाज में कहा। इसके लब्बों पर गहरा जख्म देखकर इसने सवाल नहीं किया था, वो समझ गया था ये जख्म कैसे आया। अरहम की बात पर अबीर की नजरें बेख्तियार असफंदियार खान की तरफ उठी। असफंदियार खान इसके देखने पर अपनी निगाहें फेर गया था। दूसरे लंबे वो लंबे लंबे डग पड़ता वहां से चला गया था। अरहम ने बखूर अबीर के तासरात देखते नजरें झुकाए अपने लब काटते आंसू बहा रही थी। असफंद के बाजू को गोली छू कर गुजरी है, वो बहुत तकलीफ में है। जरान को बजाते हुए इसने ये गोली खाई थी। इसके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था, खुद पर गोली खा ली मगर इसे एक आंच नहीं आने दी। जरान लाला, लाला कहाँ है? वो ठीक तो है? अबीर जरान का सीना अबीर जरान का सुनते तरफ उठी थी। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे कि असफर ने जरान पर आंच नहीं आने दी। शेराम जरान ठीक है, इन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं। असफर यार खान को तुम्हारी जरूरत है, जाओ इसके पीछे जाओ, इसे ड्रेसिंग करने का कहो। अरहाम असफर का सर्द चेहरा देखकर समझ गया था इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं। मजबूरन अरहाम को अबीर के साथ सर्द लहजा अपनाना पड़ा।
تاکہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ ذرا سک بھی زیادہ اس سے ڈرتی تھی، بلکہ ضرورت سے زیادہ ڈرتی تھی، وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ سخت کیا تھا۔ لالا مجھے شیرام لالا کے پاس جانا ہے، ابیر نظریں جھکائے بھیگے لہجے میں بولی۔ ابیر میں بار بار ایک بات کہنے کا قائل نہیں ہوں، مطلب میں بار بار ایک بات نہیں کہنا چاہتا۔ شیرام کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے اس وقت، اسمد یار خان کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ اس کے پاس۔ ارحم کا لہجہ اب اچھا خاصا سخت ہوا تھا۔ ارحم کے سخت لہجے پر ابیر نے بھیگی شکوہ کی نگاہوں سے ارحم کو دیکھا۔ جاؤ، ارحام نے سرد برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ ابیر ارحام کے حکم پر بات میں سر ہلاتے اسمد یار خان کے پیچھے گئی۔ ارحام دانت پر دانت جمائے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارحام پرائیویٹ روم میں بیٹھا اپنی ڈریسنگ کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر نیتا اس کے پاس بیٹھی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ سارا ٹریٹمنٹ ہی اس نے کیا تھا۔ ڈاکٹر نیتا ینگ اور کافی پروفیشنل سی ڈاکٹر تھی، وہ اچھی خاصی موڈ بھی تھی۔ اپنی ڈریسنگ کروانے کے لیے ارحام خان کو اپنی شرٹ اتارنی پڑی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ سینڈو میں ملبوس تھا، سینڈو بھی خون سے داغدار تھی۔ سر، یہ سینڈو بھی اتار دیں تاکہ ڈریسنگ ٹھیک طرح سے کر سکوں۔ ڈاکٹر نیتا نے گہری نگاہوں سے ارحام کی سکس پیک چٹانی باڈی کو دیکھا۔ ارحام کی پرسنالٹی سے وہ بری طرح مرعوب ہو چکی تھی، رہی صحیح کسر اس کے ایبز نے کر دی تھی۔ سارا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے، صرف ڈریسنگ کرنا رہتی ہے۔ ضرورت نہیں، اور ویسے بھی میں خواتین کے سامنے شرٹ اتارنا پسند نہیں کرتا، مجبوری تھی آپ سے ٹریٹمنٹ کروا لی، ورنہ کوئی غیر عورت مجھے ذرا سا چھوئے مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ ارحام نے ڈاکٹر نیتا کو سرد نگاہوں سے گھورتے ناگواری سے لفظ چبائے تھے۔ اس وقت میل ڈاکٹرز اویلیبل نہیں تھے، سارے ابھی بھی شیرام خان کی وجہ سے مصروف تھے، اسے مجبوراً کسی فیمیل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروانا پڑا تھا۔ وہ کافی دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ ڈاکٹر نیتا اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے ہاتھ اس کے کندھے سے ہوتے کافی مرتبہ اس کے ایبس کو چھو گئے تھے، وہ بمشکل ہی برداشت کر رہا تھا۔ ارحم کی بات پر ڈاکٹر نیتا نے جاندار کہکفا لگایا۔ I like this attitude۔ اگر مردوں میں ایٹیٹیوڈ نہ ہو تو وہ مرد نہیں ہوتے میرے نزدیک۔ آپ کی پرسنالٹی پر غصہ بہت جچتا ہے۔ آپ خان ہیں، مجھے خان بہت پسند ہے، میرا کرش ہے خان۔ ڈاکٹر نیتا نے ارحام کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں جھانکتے اس کی چٹانی سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے ارحام اس کا ہاتھ جھٹکتا پور دروازہ اے خان زادے دی قسمت بو ماڑی قسمیں بو ماڑی قسمت۔ اور سارا شیرام پہاڑے والا سین مجھے لگتا ہوں نہ ہون لگا۔ حور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ارحام نے ڈاکٹر نیتا کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلتے حور کو تحریر سے دیکھا، جو ڈارک بلو کلر کے بہت خوبصورت سے اسٹائلش سے عبایا میں ملبوس تھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے اپنا حجاب اتار دیا تھا، اب حجاب اس کے گلے میں پڑا تھا، براؤن سلکی چاکلیٹی بال اس کی کمر اور آرز پر بکھرے تھے۔ ارحام نے سرد شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا، جس نے جان بوجھ کر یہ حجاب اتارا تھا۔ کیوں اتارا تھا وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹر نیتا نے بیڈ سے اٹھتے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑی بے حد خوبصورت کم عمر لڑکی کو دیکھا، جو سرد گلابی آنکھوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کا یہی حال تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر نیتا نے حور کو دیکھتے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ حور اپنی دھڑکنوں پر انگشت شہادت والی انگلی رکھتے ارحام کو دیکھتے سزائیہ ہنسی تھی۔ ارحام جبڑے بیٹے اپنی بے انتہا خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر جلن کی گہری رمق تھی۔ اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا وہ ڈاکٹر نیتا اسے جیلس ہو رہی تھی۔ آپ کو خان بہت پسند ہے؟ پہلے ان کا تعارف سن لے، پھر میں اپنی تعریف کرواؤں گی۔ میں کون ہوں؟ حور نے مسکراتے ہوئے ارحام کی طرف اشارہ کیا۔ ارحام اس کے انداز اور اس کی بات پر اپنے لبوں پر انگلیاں جمائے مسکراہٹ چھپا گیا تھا، مگر اپنی بیوی کی اگلی بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ خان جو ہوتے ہیں ان کا ایک عورت سے گزارا نہیں ہوتا، دو شادیاں تو پکا کرتے ہیں، پہلی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ وہ ارحام کو شدت بار نگاہوں سے دیکھتے شعلہ بار لہجے میں بول رہی تھی۔ شادی کے بعد ایک خان کو دن رات ایک کام کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں۔ حور کی بات پر ارحام کی رنگت اب سرخ ہوئی تھی، وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نیتا نے حور کی بات پر الجھن پڑی نگاہوں سے حور کو دیکھا۔ رومانٹک بہت ہوتے ہیں، ان کا رومانٹک موڈ دن رات آن رہتا ہے۔ حور نے ارحام کو گھورتے لفظ چبائے تھے۔ ہاؤ سویٹ، آئی ایم امپریسڈ۔ ڈاکٹر نیتا نے ارحام کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہاؤ سویٹ نہیں، ہاؤ چیپ۔ حور مزید سلکی تھی۔ خان اپنی عورت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے، مگر خود دوسری عورتوں کو گود میں بڑھائے ڈریسنگ کرواتا ہے۔ حور نے ارحام کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے طنز کیا۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا تھا، جو جیلسی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے لیے جیلس ہوگی یہ وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔
इसका जेलस होना मजा भी दे रहा था, मगर वो इस जेलसी में से खुद से दूर करती थी। वो इसे बहुत बुरी तरह चुभता था। यकीनन वो इसके जख्मी होने का सुनकर सिर्फ इसकी वजह से हॉस्पिटल आई थी, मगर डॉक्टर निदा को इसके करीब देखकर वो सिर्फ जेलस हो रही थी। इसका जख्मी कंधा इसकी कंडीशन भी भूल गई थी। Why you are looking so surprised? The man sitting in front with the enhancing personality is my possession. ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? ये जो तुम्हारे सामने सरहंगेज पर्सनैलिटी वाला आदमी बैठा है, वो मेरी मलकियत है। फूड इंग्लिश एक्सेंट में लफ्ज छुपाते बोली। जी। डॉक्टर निदा ने हैरानगी से अरहाम को देखा। वो मेरे शोहर है। मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ, तीसरी की गुंजाइश नहीं, वरना आपका नंबर जरूर लगता। वो निदा को शटर पर निगाहों से घूरते लफ्ज घूरते तंजिया मुस्कुराई। ऊर के तारुफ पर डॉक्टर निदा की रंगत तौहीनो खजालत से सुरख हुई थी। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर निदा हूर की आंखों में शरारे फूटते देखकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। हूर अरहाम को शोला पर निगाहों से देखते अपना हिजाब सर पर ओढ़ते अपना निकाब किया था। अरहाम बेड से टेक लगाए महफूज निगाहों से देख रहा था। वो अरहाम को घूरती दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसे बाहर जाते देखकर वो बेड से उठते जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते दरवाजे को लाक लगाए इसे कमर से थामे अपनी बाहों में भरते इसका निकाब उतारते इसके लब्बों पर झुक गया था। हाय अल्लाह। तो खत्म करते हैं हमारी ये वाली एपिसोड हाय अल्लाह के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी होंगे। अगर अच्छी लगी होंगे तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में यार। बस ना शादी के फंक्शन चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता हूँ। मेरी भी जिंदगी में थोड़े बहुत काम आ जाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया करें। मेरे पास जब टाइम मिलता है मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। सारे काम छोड़ देता हूँ, अब भी सारे काम छोड़कर आप लोगों के प्यार के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे मुझे प्यार करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना और अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, और लास्ट में अपने भाई के लिए दुआ लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।